students, welcome to साउथ सिटी PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू पेश हूँ अपने 12th के लिए फिर से एक नए टॉपिक पे अपने लेक्चर को लेकर के, जैसे हमेशा रहता हूँ आपके साथ। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि हमारे लास्ट लेक्चर्स को देखें तो ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में कम आए। लेकिन फिलहाल मैं जब भी कोई लेक्चर पे बात करता हूं तो वो लेक्चर एक नए टॉपिक पे ही रखता हूं, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सके। तो हमारा साउथ सिटी PCMB चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे लिए इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपको भटकना ना पड़े, आपको सर्च ना करना पड़े। और जैसा कि मैंने हमेशा अपने लेक्चर में स्टार्टिंग में प्रॉमिस करता हूं कि ये लेक्चर एक ईयर लॉन्ग सीरीज है। बीच में हम लोग ऐसा नहीं कि साथ छोड़ दें, हमारे लेक्चर्स पढ़ना बंद हो जाए। लेक्चर्स पढ़ते रहेंगे, साथ साथ लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद, लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम मॉडल पेपर इन सब पे चर्चा करेंगे। तो मॉडल पेपर हो गया, गेस्ट पेपर हो गया, जिससे कि हमारा एकेडमिक सेशन अच्छे से निकल जाए। तो दोस्तों, अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हमारा चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और उस चैप्टर का आज हमारा टॉपिक था डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, क्या है? ही है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी एक डीएनए से दो डीएनए बनने के प्रोसेस, जिसे हमने क्या बोला? डीएनए रेप्लिकेशन। इसके पहले हम डीएनए के बारे में जान चुके हैं। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये जाना। जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, उसके बारे में हमने जाना। और अब हम जा रहे हैं पता करने कि आखिर एक डीएनए से दो डीएनए बनता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म से पहले मैं बात करूं कि डीएनए रेप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि मान लीजिए ये हमारी मदर सेल है। क्या है हमारी मदर सेल है। इस मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। और माइटोसिस से डिवीजन हुआ तो जो हमारी डॉटर सेल्स बनी, उन डॉटर सेल्स में भी 23 पहुंचे। ये स्पर्म के फॉर्मेशन की बात होती है। लेकिन यही अगर माइटोसिस सेल डिवीजन हो रहा है, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, यही अगर माइटोसिस सेल डिवीजन में हो रहा है, जहां पर हमारे बॉडी की ग्रोथ हो रही है, तो ये क्रोमोसोम नंबर बेटा फुल पहुंचते हैं। यानी कि 46 and 46 यानी 23 पेयर। अब सवाल आता है कि आप 46 थे, मियोसिस में हाफ हो जा रहे हैं, हैप्लॉइड हो जा रहे हैं, लेकिन माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो हमारी डॉटर सेल में 46 क्रोमोसोम पहुंच रहे हैं, पूरे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आती है कि ये डिवीजन से पहले 46 से जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 46 पेयर हो जाएगा। अब 46 पेयर हो गए तो 46 इधर 46 इधर आ गए। आया कहां से? तो भाई आपने 46 से 46 पेयर बना लिया, और जब पेयर बन गया तो पेयर बना कैसे? हो सकता है कि एक डीएनए ने डिवीजन करके 2 डीएनए मॉलिक्यूल को बनाया हो, और यही एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए का जो बनने का प्रोसेस है वो हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। 1 डीएनए से 2 डॉटर डीएनए के बनने को ही प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? रेप्लिकेशन। तो इस तरीके से एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। यही हमको समझना है कि आखिर मैकेनिज्म क्या है इसकी। तो सिग्निफिकेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि अगर हमारी डॉटर सेल में मदर सेल के बराबर क्रोमोसोम नंबर नहीं गया माइटोसिस सेल डिवीजन में, तो इस सेल के कैरेक्टर में चेंजेस आ जाएंगे। क्यों? एक आपने पढ़ा हुआ जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो कैरेक्टर बदल जाता है।
और फिर अगर क्रोमोसोम में चेंजेस आ गए फिर तो बहुत ही बड़ा कैरेक्टर बदल जाना है। इसलिए माइटोसिस सेल डिवीजन यानी कि जो हमारे सोमैटिक सेल्स में हो रहा है उन सेल डिवीजन के लिए, उन सेल्स के लिए क्रोमोसोम नंबर का पूरा होना जरूरी है। इसलिए अगर हमारे कभी कोई वाउंड होता है, कोई स्केचेस आते हैं तो हमारे कैरेक्टर नहीं बदल जाते हाथ के, सेल सेम जैसी सेल बनती है। तो क्यों बन रही है? क्रोमोसोम नंबर जस्ट डबल हो रहे हैं नई सेल में। क्लियर? हमें यही समझना है। तो सिग्निफिकेंस की बात ये होती है कि हमारे जो बॉडी सेल्स है, बॉडी सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट बने हुए हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन के समय रेप्लिकेशन हो जा रहा है। हर एक डीएनए 2 डीएनए बनाता है और फिर आराम से इक्वल अमाउंट में डॉटर सेल्स में डीएनए पहुंच जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो थोड़ा कुछ साइंटिस्टों से मिल लेते हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है सब के बारे में। आप इनमें से कईयों को जानते हैं। वाटसन एंड क्रिक से आपने मुलाकात करी थी जहां पर डीएनए के मॉडल को डिस्कस किया गया था कि डीएनए दिखता कैसे है। इसके साथ हमारे मीजल्स एंड स्टाहल जिन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और जब डीएनए एक डीएनए से 2 डीएनए बन रहा होता है तो उसमें आपने देखा ना 2 हेलिकल चेन्स होती है। तो अगर 1 हेलिकल चेन क्या है? पेरेंटल ही होती है, पेरेंट की होती है। और दूसरी हेलिकल चेन क्या होती है? दूसरी हेलिकल जो चेन होती है किसकी होती है? न्यू चेन होती है। तो देखिए एक स्ट्रैंड पेरेंट की है, ये स्ट्रैंड क्या है? पेरेंट की स्ट्रैंड है। और ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हैं क्या है? न्यू स्ट्रैंड है। यानी एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड होती है। इसी को मीजल्स एंड स्टाहल ने क्या बोला कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। और बात सही भी है। ये समझ लीजिए कि जो डीएनए की जो पेरेंट या जो ओल्ड चेन होती है ना, ये एक सांचे की तरह काम करती है और इसी के अकॉर्डिंग न्यू चेन बनाई जाती है। इसी के अकॉर्डिंग न्यू चेन बनाई जा रही है। ठीक है? तो देखिए क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन इज द कॉपीइंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंटल डीएनए। पेरेंट डीएनए की जस्ट कॉपी बनती है, उसे हम क्या बोल रहे हैं? रेप्लिकेशन। पेरेंट डीएनए जो ओल्ड डीएनए है। अभी इसके बाद मैं आपको एक अपने तरीके से बताऊंगा मेथड की कॉमन तरीके से कैसे समझें क्या करना है। वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। साथ ही साथ इनके हेल्प करने वाले जो मीजल्स एंड स्टाहल थे इन्होंने प्रूव किया था। वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया कि एक जब कभी भी एक पेरेंट डीएनए डिवाइड होता है तो 2 डॉटर डीएनए बनाता है, जिसमें एक डीएनए ओल्ड स्ट्रैंड का होता है और दूसरा डीएनए न्यू स्ट्रैंड का होता है। एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड। तो कह रहा है कि ये तो बताया इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मीजल्स एंड स्टाहल ने। अब प्रूव किया था 1950 है, बहुत पुरानी बात नहीं है। ठीक है? अब आ जाइए मैकेनिज्म, मशीनरी और एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि एक डीएनए से 2 डीएनए का बनना मजाक नहीं है। एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा, उसके लिए एंजाइम चाहिए होंगे, उसके लिए बहुत सारे केमिकल प्रोटीन चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी थ्योरी में समझा देता हूँ आखिर रेप्लिकेशन हुआ कैसे। चलिए मैं अपनी थ्योरी में आपको समझाता हूँ रेप्लिकेशन कैसे हुआ होगा। आपने एक सीढ़ियाँ देखी होंगी, लैडर। ये लैडर है जो कि बैम्बू की बनी हुई है। एक ये जो बैम्बू लगा हुआ इसको हम ए नाम दे देते हैं, एक ये बैम्बू इसको बी नाम देते हैं। बीच में आप जानते हैं लकड़ी के ये स्टेप्स पड़े होते हैं। अगर हम एक डीएनए से कंपैरिजन करें, बस ये कॉइल नहीं है, तो लगभग एक डीएनए जैसे लग रहा है। क्या लग रहा है? एक चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक चेन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आप जानते हैं जस्ट एंटी पैरेलल चेन होती है। बीच में अगर आप देखें तो बीच में क्या है? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए। बीच में क्या हो गया? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड अभी जुड़े हुए हैं। मैंने आपको 2 बैम्बू और दिए। इन बैम्बू को हमने बोला
A2 B2। ये न्यू स्ट्रैंड है, न्यू बैम्बू है। ध्यान समझिएगा, पूरी मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी आपको। ये न्यू स्ट्रैंड है, ये हमारी ओल्ड है। अब मैं आपसे कहूं बेटा ये दो बैम्बू है, ये ले लो, और इस एक लेडर से दो लेडर बनाने हैं आपको। तो आप एक दिमाग लगाएंगे कि सर हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम फिर से देख लीजिए इसको जरा। हमारे पास फाइव प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले बैम्बू हैं। ये वाइट से बना दे रहे हैं, और इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। क्लियर? मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास 2 न्यू बैम्बू स्ट्रैंड है जो A2 B2 के नाम से रख रहे हैं। यहाँ पर A1 और B1 कर दीजिए। अब मैंने बोला कि आप एक बैम्बू से, ये दो बैम्बू से एक नया बैम्बू तैयार करिए। आपने क्या किया, आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ऐसे। अब सोचिए, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, आप अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, यानी ये बीच के स्टेप्स को रिमूव कर दीजिए, बीच के स्टेप को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें। अगर हम बीच के स्टेप को रिमूव कर दें तो क्या घटना घटेगी कि हमारे दो बैम्बूस तैयार हो जाएंगे। बीच के बैम्बूस को कट कर दें तो 2 बैम्बूस तैयार हो जाएंगे। अब इस 2 बैम्बूस में क्या हो रहा है कि आपकी एक चेन न्यू स्ट्रैंड रखेगी, एक चेन ओल्ड स्ट्रैंड रखेगी, ऐसे। इसी को सेमी कंजर्वेटिव बैथ कहते थे। तो व्हाइट वाली हमारी ओल्ड स्ट्रैंड जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी, ये येलो वाली हमारी क्या है, न्यू स्ट्रैंड है। तो इस तरीके से एक डीएनए से 2 डीएनए बनना है। लेकिन जैसे आपने बैम्बू स्टेप हाथ से कट किए, वहां पर इस चीज को करने के लिए एंजाइम्स आएंगे। एंजाइम्स आके उसे कट करेंगे, देन एंजाइम की मदद से नए नए न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो जुड़ेंगे यहाँ पर। तो अगर ये पूरा इसको आपको स्टील को न्यूक्लियस समझ लीजिए, तो न्यूक्लियस में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद पेरेंट डीएनए से नए नए न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएंगे और एक चेन तैयार हो जाएगी। बहुत सेकंड्स में, मिनट्स में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो चलिए मशीनरी पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस जगह पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, सपोज ये डीएनए चेन है। अब देखिए यहाँ पर डीएनए वैसे दिखा जाए फॉइल, यहाँ पर एक डीएनए की थ्रेड दिखा दी बस ऐसे थ्रेड दिखा दी जाएगी। अब इस थ्रेड में ऐसा नहीं कि डीएनए पूरे जगह से इकट्ठे बनना स्टार्ट हो गया, एक ऐसा पॉइंट होगा जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, छोटा सा पॉइंट होगा रेप्लिकेशन का। तो कह रहा है कि वो पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो पॉइंट को उरी कहेंगे। उरी का मतलब ओरिजिन, उरी का मतलब ओरिजिन। तो जिस जगह पर ये पूरा डीएनए था, इस जगह पे एक लूप बना, यहाँ पर एक डीएनए से 2 डीएनए बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक डीएनए से 2 डीएनए बनना स्टार्ट हुआ। तो जिस जगह पर डीएनए का बनना स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट पे, उसे हम उरी कहेंगे। एक याद रखने वाली बात है, बोर्ड का क्वेश्चन है कि व्हाट इज उरी, डिफाइन करिए उरी को। तो उरी इज अ पॉइंट वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, जहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वो पॉइंट हमारा उरी हो जाएगा। क्लियर? A unit of replication with one origin is called replicon। कह रहा a unit of replication with one origin, वन origin पे जब replication हो रहा है एक ही जगह पे, जिसे बोलते हैं क्या, replicon। क्या टर्म देंगे, replicon।
ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स अनवाइंड। अब रेप्लिकेशन में क्या होगा, अनवाइंड होंगे, जो वाइंडिंग थी अभी अब वो अनवाइंड हो रहे हैं। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स अनवाइंड एंड सेपरेट बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे मैंने बताया था कि स्टेप्स को कट करना है आप सीढ़ियों के, ऐसे ही यहां पर हमारा क्या हो रहा है, यहां पर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारा एक एंजाइम आ जाएगा और वो एंजाइम होगा हमारा हेलिकेज, यानी ये वाला एंजाइम। तो दूसरा पॉइंट नोटेबल है, पहला पॉइंट तो ओरिजिन क्या होता है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगे, तब देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये बीच से टूट गया। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एंजाइम आया। मैंने शायद बताया है आपको कि मोस्टली देखा गया है कि जिस वर्ड लास्ट में एज लग जाए, ये देखा गया है कि जो हमारा सफिक्स है अगर वहां पे एज लग जाएगा तो वो एंजाइम हो जाता है। तो हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, H बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, जिससे कि नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ सके। Unwinding of the DNA molecule at a point form a Y-shaped structure called replication fork। अब कह रहा है जहां पर अनवाइंडिंग हो रहा है उस जगह पर Y शेप में स्ट्रक्चर बन जाता है। Y नहीं दिखाई पड़ेगा, आप इसको अकल से देखिए, ये ऐसे देखिए, यूं ऐसे। तो ये जो ऐसा दिखेगा, इसको अगर सीधे करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर है, तो उसे कह रहा Y शेप स्ट्रक्चर दिखता है। क्या दिख रहा है, Y शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसे इन्होंने बोला रेप्लिकेशन फॉर्क, चिमटा, जैसे चिमटा होता है ना, उस जगह शेप ले रहा, तो कह रहा रेप्लिकेशन फॉर्क। 3 पॉइंट जो मैं बोलता हूं लेक्चर में कि ये जो इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट पे हम यहाँ चर्चा करते रहेंगे। तो पहला पॉइंट ओरी पे था, दूसरा पॉइंट हेलिकेज पे था, एंड थर्ड पॉइंट हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क पे था। ठीक है, अब आ जाइए इधर। The separated strands act as templates। जो डीएनए की चेन अलग हो चुकी है, डीएनए की चेन जो अलग हो गई, देखिए ये ओल्ड चेन है, रेड वाली ओल्ड है, याद रखिएगा, इसी को पैरेंटल स्ट्रैंड कह रहे हैं। कह रहे हैं जो ये पैरेंटल स्ट्रैंड है इसको टेम्पलेट बोलेंगे। टेम्पलेट मतलब सांचे की तरह काम करेगा। भाई इसी को देख करके अगर यहाँ पर बेटा ए था तो जो नहीं जुड़ेगा वहां पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अगर यहाँ पे टी था तो नया स्टैंड ए बनेगा, अगर यहाँ पे सी था तो नया स्टैंड जी आएगा। यानी ये एक सांचे की तरह काम कर रहा है। इसी को देख करके नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो यहाँ तो एक बात ही समझ में हमको आई कि टेम्पलेट क्यों कह रहे हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर एक जो चेन है, जो पैरेंट चेन है, वो टेम्पलेट की तरह काम कर रही है। डीएनए रेप्लिकेट्स इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है बेसिकली वो 5 प्राइम से 3 प्राइम चेन की तरफ स्टार्ट होगा, यानी ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे चालू होता है रेप्लिकेशन जो स्टार्टिंग। अब सवाल आता है सर ऐसा क्यों चालू हो रहा है, तो बेटा एक चीज समझ लीजिए, अगर आप देखें 3 प्राइम से 5 प्राइम पे, यानी कि 3rd प्राइम पे OH ग्रुप जुड़ा था, फिर 5th प्राइम पे OH ग्रुप जुड़ा है, ये जाएगा। अब चेन इसके एंटी पैरेलल ही बननी है बेटा, एंटी पैरेलल बननी है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 5 प्राइम चेन होगी। और इस तरफ क्यों बन रही, क्यों, क्योंकि 3 प्राइम पे फ्री OH ग्रुप है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो नया मॉलिक्यूल जुड़ता है, वाटर निकलता है, तो बॉन्ड बनता चला जाता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता जाएगा तभी चेन कंटिन्यूअसली जाती है। तो जो चेन बनना स्टार्ट होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ चलेगी। क्यों 3 प्राइम पे, क्योंकि 3 प्राइम पे फ्री रहता है OH ग्रुप।
3 प्राइम पे क्या होता है, फ्री होता है क्या हमारा OH ग्रुप, और इस OH ग्रुप से हमारे मान लीजिए 3 प्राइम पे जब न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है तो यहाँ पर OH ग्रुप फ्री है, तो दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड आएगा वो आसानी से वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। एस्टर बॉन्ड बन जाएगा और मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे, फिर इधर OH आएगा, फिर नया बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड बनता चला आता है, नए नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और कंटीन्यूअसली चेन बनती चली जा रही है। जबकि दूसरे डायरेक्शन में क्या होता है, कंटीन्यूअसली चेन नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सेपरेट हुआ स्ट्रैंड वो टेम्पलेट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, डीएनए रेप्लिकेट्स होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन पे। तीसरा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब समझिए कौन कौन सी चीज होते हैं मॉलिक्यूल जो एनर्जी देने का काम करते हैं, कौन कौन से काम कर रहे हैं, DATP, DGTP, DCTP। अब ये PP यानी ट्राइफॉस्फेट, G फॉर ग्वानिन, तो कह रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये सब फॉस्फेट लगे हुए एनर्जी देने के, नए न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे कैसे, तो एनर्जी देते हैं, जुड़ गए भाग गए। एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, और ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है ये एनर्जी देने का काम करते हैं। तो एटीपी के बड़ा कॉमन सा आप सुनते हैं ना, एटीपी एनर्जी देता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो डी लगा दिया यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का फंक्शन ये है कि ये एंजाइम देंगे। आप ऐसा समझिए एक बॉन्ड से कोई चीज दूसरी चीज जुड़ने जा रही है तो ये एक सबस्ट्रेट का काम करेंगे, जैसे ये आएंगे ये उस चीज को वहां ड्रॉप कर देंगे और निकल जाएंगे, तो ये एक तरीके का एनर्जी पैकेट्स है, ये एनर्जी देंगे। जब एडेनोसिन को लाना होगा तो क्या आपको पता है AGT-CT का ही खेल है पूरा डीएनए में, ए के साथ अटैच होता है क्या थाइमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, तो ये एक एनर्जी पैकेट्स है, एक जहाज है चला आया मिसाइल की तरह, एडीपी एडेनोसिन को छोड़ा बाहर निकल गए, ग्वानिन को छोड़ा बाहर निकल गए। तो ये सारी चीजें चल कहां रही होती है, सारी चीजें सब न्यूक्लियोप्लाज्म में चल रही होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुका होता है, उस जगह पे सारी चीजें चल रही हैं। तो द सेपरेटेड स्ट्रैंड टेम्पलेट, याद रखने की बात है कि जो हमारा ओल्ड या पेरेंट चेन है वो हमारा टेम्पलेट होता है। डीएनए हमेशा रेप्लिकेट होगा किस प्राइम की तरफ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ। रीजन बताया क्यों, क्योंकि 3 प्राइम की तरफ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस तरफ होता है, और जो बॉन्ड बन रहा है नए मॉलिक्यूल को जोड़ने का वो एस्टर बॉन्ड बन रहा है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। ये भी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं हमारी आगे की बात, पहले थोड़ा सा देख लें एनिमेटेड कुछ स्ट्रक्चर है, देखते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं अपर चेन, ये वाली चेन, ये ओल्ड स्ट्रैंड है यानी ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये हमारी क्या है ओल्ड स्ट्रैंड है। अब देखिए बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड कट रहे हैं, कौन काट रहा है, हेलिकेज एंजाइम। जी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड काटे जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड काटे जा रहे हैं वाई शेप बन गया, इसी को हमने रेप्लिकेशन फॉर्क बोला था। क्या बोला था, रेप्लिकेशन फॉर्क। चलो भाई कट जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाइए। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का रोल होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करेगा। तो याद रखने वाली बात ये है कि चाहे वो डीएनए पॉलीमरेज हो चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज हो, इन दोनों पॉलीमरेज का फंक्शन होता है न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना। तो जब आरएनए का फॉर्मेशन होगा डीएनए से तो बोलेंगे आरएनए रेप्लिकेट या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए करना है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए पॉलीमरेज देखिए कई सारी मशीनरी लगी हुई है, इधर हेलिकेज लगे हुए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड कट करो, इधर डीएनए पॉलीमरेज लगे हुए हैं, नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है, उधर हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी लगा हुआ है, नए नए न्यूक्लियोटाइड को लाओ जोड़ो और जाओ। अब नए नए हमारा जो आ गया
मैरेज एंजाइम ये नए नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करेगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो इस रेप्लिकेशन फॉर्क में 5 प्राइम से 3 प्राइम वाली जो चेन जा रही है, देखिए ये वाली 5 प्राइम से 3 प्राइम चेन, ये कंटिन्यूअसली बनती जा रही है, कहीं ब्रेक नहीं हुई। रीजन क्या है? रीजन देखिए सब क्या है, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है इसका। रीजन देखते क्या है। आप 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब अच्छे समझ चुके, मैंने आपको पढ़ाया है। चेन इस तरह क्यों कॉन्टिन्यूसली बनती जा रही है? क्योंकि 5 प्राइम के साथ जब 3 प्राइम वाला न्यूक्लियोटाइड आता है तो उसके पास फ्री OH ग्रुप होता है। नया न्यूक्लियोटाइड आसानी से यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को लीव करके लग जाता है, कहीं भी कोई ब्रेकडाउन नहीं चल रहा, जुड़ता चला जा रहा है। क्यों? हर जगह पे 3 प्राइम फ्री है, 3 प्राइम पे OH ग्रुप फ्री है। इसलिए नए नए न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलाइसिस करके जुड़ते चले जा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस करके जुड़ते चले जा रहे हैं, एस्टर बॉन्ड बना के जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये वाली चेन, अब बेटा यहाँ पर पैरेंटल चल क्या है? 5 प्राइम से 3 प्राइम है, यानी इस तरफ 3 प्राइम है। सिंपल सी बात है, इस तरफ 3 प्राइम तो होगा, इस तरफ 5 प्राइम होगा और इस तरफ 3 प्राइम होगा। अब डीएनए का बनना तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इधर क्या होगा? तो इधर 5 प्राइम 3 प्राइम जितना बन पाया बना, फिर थोड़ा सेगमेंट लगा, फिर 5 से 3 बना, फिर थोड़ा सेगमेंट आया, फिर 5 से 3 बना। ये जो सेगमेंट देखा ना, ये आरएनए प्राइमर्स होते हैं। लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई चेन है, 100 न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई चेन हो सकती है, इन्हें बोलते हैं आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर जितना आया उतना बन गया 3 प्राइम तक, आगे जुड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? इधर जुड़ना ही नहीं है, इधर ही जुड़ना है 3 प्राइम पे, तो कंटीन्यूअस चेन बनेगी नहीं। प्राइमर आया तो आप देख रहे हैं बीच में ये फ्रेगमेंटेड पार्ट दिखाई पड़ रहा है डीएनए का, ये अलग फ्रेगमेंट है, ये अलग फ्रेगमेंट है, ये अलग फ्रेगमेंट है। ये जो फ्रेगमेंटेड पार्ट दिख रहा है, इसी को एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था ओकाजाकी। उन ओकाजाकी साइंटिस्ट ने इन फ्रेगमेंट्स की डिस्कवरी करी थी और बोला इसे क्या? ओकाजाकी सेगमेंट्स, इसे बोला गया ओकाजाकी सेगमेंट्स। ठीक है, तो 2 चेन बन गई, एक डीएनए से 2 डीएनए तो बन रहा है, लेकिन जो चेन बन रही थी न्यू वाली स्ट्रैंड, वो न्यू स्ट्रैंड में 2 वेरिएशन आ गए। एक वेरिएशन आ गई, देखिए एक चेन कंटिन्यूअसली चलती चली जा रही है, जबकि दूसरी चेन कंटिन्यूअसली नहीं हो रही, डिसकंटिन्यूअस हो गई है। तो बेटा जब कोई चेन कंटिन्यूअसली बनेगी, कंटिन्यूअसली बनती चली जा रही है इस तरह, तो उसको बोला लीडिंग स्ट्रैंड। ये क्या हो जाएगा? लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरी जो चेन देख रहे हैं जो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस है, इसे बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ये भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, इस पे क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस कराऊंगा उस क्वेश्चन की, कि आपको 2 स्ट्रैंड दिखाई दे देगा और उसमें आपसे स्ट्रैंड पूछेगा ए स्ट्रैंड कौन सी है, बी कौन सी है। तो अगर कोई स्ट्रैंड बीच में ब्रेक हो दिखाई पड़ेगी तुमको, थोड़ा बना है फिर आगे जाके बनेगा, तो वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है। और जो लीड करता जा रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, वो हो जाती है लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? इसी को थोड़ा सा और डेप्थ में समझे। फर्स्टली अब मैकेनिज्म बताई जा रही है, जो मैंने इसलिए बताई आपको कि पहले मॉलिक्यूल्स आए, प्राइमर्स आए, फिर कार्यक्रम हुआ, अब वो जी थ्योरेटिकल समझ लीजिए। फर्स्टली a small RNA primer, एक छोटा RNA primer is synthesized in presence of an enzyme primase। प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्राइमर बनते हैं। मैंने प्राइमर क्या बोला? प्राइमर 10 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड की चेन, 10 से लेके 100 न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है हमारी आरएनए प्राइमर। प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम प्राइमेज, प्राइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए प्राइमर बन गए। ठीक है, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, इन्हीं के बिहार पे इसी में जोड़ते चले जाएंगे न्यूक्लियोटाइड। इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, भाई डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन विथ वन अनदर। अब देखिए आरएनए प्राइमर आ गया, आरएनए पॉलीमरेज पहुंच गया वहां पर। देखिए यहाँ पर आरएनए प्राइमर छोटे छोटे बन के आ जाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट ऐसे बन गए, इसी को हमने आरएनए प्राइमर बोला। अब इन्हीं के साथ लग गया हमारा डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज लग जाएगा और ये नए नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना
चालू कर देगा और एक ओल्ड स्ट्रैंड हो जाएगी और एक न्यू स्ट्रैंड हो जाएगी और ये हमारा डीएनए तैयार होता है, जैसे चालू हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले शुरुआत क्या होनी कि आरएनए प्राइमर आएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्राइमेज, देन हमारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाएगा और ये एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड पे जोड़ना चालू कर देगा। इसे हमने बोला प्राइमर स्ट्रैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड एज अ कंटीन्यूअस स्ट्रेच। एक पे कंटीन्यूअस स्ट्रेच बनेगा। कंटीन्यूअस स्ट्रेच जैसे मैंने बोला क्या था, लीडिंग। कौन से वाले बनेगा? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे। क्यों? फिर वही बात आ गई, 3 प्राइम डायरेक्शन पे क्या है? फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, नए नए न्यूक्लियोटाइड होते चले जाएंगे। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे कंटीन्यूअस सिंथेसिस होगा, जबकि दूसरा जो सेगमेंट है जो हमारे 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन पे होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? देखिए, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। ये आपके रेजी ओकाजाकी हैं, काफी खुश हैं, इन्होंने ही सेगमेंट्स की डिस्कवरी करी थी। तो दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड एंड द अदर स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन स्मॉल स्ट्रेचेस। अदर स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा कैसे? स्मॉल स्ट्रेचेस में इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस। हमने जो क्या बोला? डिसकंटीन्यूअस सिंथेसिस। तो एक चेंज आ रही, देखिए 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली, उस पे 5 प्राइम से 3 प्राइम जो बनेगा लीडिंग स्ट्रैंड है, जबकि 3 प्राइम से, जबकि देखिए अभी तक देखिए ये जा रहा है कहाँ? 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अब The Okazaki fragments are then joined। देखिए एक चीज बता दूं और आपको साथ में लेके चलता हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन की होल मैकेनिज्म नहीं पूछेगा आपसे कि रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म बताएं। एक जमाना हुआ करता था जब वो पूरी थ्योरी लिख पाता था। अब ये इस पे स्किल बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा आपसे, अभी बताऊंगा स्किल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा क्या इस पे। The Okazaki fragments are then joined together to form a new strand by an enzyme DNA ligase। अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ा जाएगा। जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है इनको एंजाइम्स के थ्रू जोड़ दिया जाएगा और वो एंजाइम हमारा डीएनए लाइगेज है। काटने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज थे, जोड़ने वाले लाइगेज थे, न्यू डीएनए बनाने वाले डीएनए पॉलीमरेज थे। अब डीएनए लाइगेज ने जोड़ दिया और दिस न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग क्यों है? क्योंकि छोटे छोटे लैप्स होते हैं, जैसा कि आप देखेंगे एक प्राइमर लगकर यहाँ बना है, एक प्राइमर लगकर यहाँ बना है और इनको जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएंगे लैगिंग स्ट्रैंड। इफ अ रॉन्ग बेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू स्ट्रैंड, अब न्यू स्ट्रैंड में कोई रॉन्ग बेस घुस चला है, लगना था ए चले आया टी और ये म्यूटेशन का कारण बन सकता है, देन ऐसी कंडीशन पे क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज कैन डू प्रूफ रीडिंग। डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग करता चलता है, हाँ यही लगा है, दूसरा तो नहीं लग गया, तो प्रूफ रीडिंग करता है। यही प्रूफ रीडिंग में अगर फेल हो जाता है तो फिर म्यूटेशन हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से रेप्लिकेशन हुआ। अब बात कर लें ई कोलाई कंप्लीट्स रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। 18 मिनट में 1 10 100,000 2000 बेस पेयर पर सेकंड बना रहे भैया। सोचिए कितनी स्पीड होगी, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर जुड़ गए। In eukaryotes, the replication of DNA takes place at S phase of the cell cycle। हम लोगों में सेल साइकिल सिंथेसिस फेज होता है और इस S फेज में, जो कि काफी बहुत ज्यादा टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, S फेज टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो S फेज में आपका क्या हो जाएगा? सिंथेसिस फेज हो जाएगा, जहां पर आप डीएनए को एक से दो डीएनए बना देते हैं। फेलियर इन द सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन पॉलीपोलैरिटी। अब जब कभी भी सेल डिवीजन नहीं हो पाया, डीएनए बन गया, सेल डिवाइड ही नहीं हुई, तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गया, बहुत सारे डीएनए बन गया, तो इसी को बोलते हैं पॉलीपोलैरिटी। पॉलीपोलैरिटी मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन डीएनए। ओके, तो बेटा इस तरीके से हमने रेप्लिकेशन जो है काफी टेक्निकल टर्म है, तो इस पे हम कोशिश करें कि इस पे क्वेश्चन बेस अगर हम एक लेक्चर लें
तो ज़्यादा अच्छा रहे कि आपको समझ में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो हम एक क्वेश्चन बेस्ड इस पे लेक्चर भी लेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि पूरी मैकेनिज्म पूछता नहीं है कोई। हाँ, लेकिन इस मैकेनिज्म के बीच में जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहली बात तो बहुत थैंक्स कि आप एंड तक बने रहे। बस हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि टाइम टू टाइम चाहिए आपको, तो सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। बाकी आपसे हम मिलते रहेंगे हर लेक्चर के लिए, हर टॉपिक पे। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।